दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं कि अमित शाह ने हरियाणा के करनाल से यानी कि दानवीर कर्ण की भूमि वहां से सौगातों की बरसात दी। 5 नई योजनाएं शुरू की हरियाणा सरकार ने। प्राइम टाइम में आपसे उनका जिक्र करेंगे। मान लीजिए कि सूबे के अंदर चुनाव का आगाज हो गया। साथ साथ चर्चा करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस रैली की भी जिसमें उन्होंने भी अपना बिगुल फूंक दिया चुनाव के लिए सियासी। इसके साथ साथ चर्चा देश की राजनीति की भी होगी, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। चर्चा और भी कई खबरों की होगी, लेकिन इन सबसे पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर डालें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं हुए पेश। भेजा पत्र, ईडी ने कहा जल्द जारी करेंगे दूसरा नोटिस। दिल्ली सरकार पर ईडी का शिकंजा। राजकुमार आनंद के इस घर समेत 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जांच एजेंसी ईडी पर सौरभ भारद्वाज का प्रहार, कहा बीजेपी दफ्तर में लिखी जाती है ईडी की पटकथा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनावी चंदे की पारदर्शिता को लेकर सवाल जवाब जारी। कांग्रेस में शामिल हुई भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी अनादि अजमेर से लड़ सकती हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भाजपा का मैनिफेस्टो जारी। वादों की होगी बौछार। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। AQI यानी कि वायु प्रदूषण 340 के पार। सांसों पर लगा आपातकाल। इजराइल गाजा युद्ध का आज 27वां दिन। फिलिस्तीन में मौत का आंकड़ा पहुंचा 8,800 के पार। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। आज करनाल में रैली थी। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह क्षेत्र, गृह विधानसभा क्षेत्र करनाल। अमित शाह पहुंचे थे वहां पर। देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य। अंत्योदय सम्मेलन नाम दिया गया था उस कार्यक्रम को। इस महासम्मेलन में हरियाणा सरकार की अलग अलग योजनाओं से जुड़े लगभग 30,000 से ज़्यादा लाभार्थी पहुंचे, जिनको सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी ने संबोधित किया और उनको सर्टिफिकेट दिए गए। इसके अलावा भी प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ताओं और लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के प्रभारी विप्लव देव, सूबे के गृह मंत्री अनिल विज, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सांसद नायब सैनी और बहुत बड़ा जमावड़ा था नेताओं का। अगर इस महासम्मेलन को हम सियासी चश्मे से देखें तो OBC और जाट वोट बैंक को साधने के लिए इस महासम्मेलन में कई बातें हुई। 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना जिसमें 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा, और तीसरी योजना थी हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड योजना यानी कि आम आदमी की आय बढ़ाने की। चौथी योजना थी मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना यानी कि श्वेत क्रांति की तरफ बढ़ते कदम। और 5वीं योजना थी हैप्पी हो योजना यानी कि खुशहाल हरियाणा, हैप्पी हरियाणा। इन योजनाओं का शुभारंभ किया गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने। योजनाओं का शुभारंभ और नेताओं के भाषण के बीच एक तस्वीर चौंकाने वाली थी। वो थी कि जब अमित शाह अपना भाषण समाप्त कर मंच से जा रहे थे तो एक दिव्यांग शख्स ने उनकी तरफ जूता उछाल दिया। हालांकि जूता मंच के दूर गिरा। बात यह है कि हालांकि उस दिव्यांग का कहना था कि प्रदेश सरकार ने उसकी पेंशन बंद कर दी, लेकिन किसी भी तरीके से इस प्रकार की बातों को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी तरीके से विरोध का तरीका ये जायज़ नहीं है। अगर आपकी कोई परेशानी है तो उस परेशानी को उठाने के बहुत मंच हैं, लेकिन इस प्रकार के जो चले हैं, पिछले चुनाव में चला था, इन्हें किसी भी प्रकार से ठीक नहीं माना जा सकता और हम तो इसको बिल्कुल भी ठीक मानते ही नहीं। हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति को यानी कि दिव्यांग को हिरासत में लिया और पूछताछ भी की। सब कुछ होगा, लेकिन ज़रूरी है कि इस प्रकार की बातों को नज़ीर ना बनाया जाए और ऐसी बातें कहीं उठाई भी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये तो वो रैली की बात थी जो आज अंत्योदय महासम्मेलन था और जिसके अंदर चुनावी आगाज़ एक तरह से हो गया। और वहाँ पर क्योंकि अमित शाह जी ने कहा कि एक बार फिर कमल का बटन दबाएंगे, मोदी मनोहर को लाएंगे, तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो चुनावी रैली बन जाती है। वैसे अंत्योदय योजना हरियाणा सरकार के और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कहें तो खास ऐसी योजना है जिससे कि आम जन को उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ये ज़रूर है कि वो योजनाएं आम जन तक उतनी पहुंच नहीं पाई। ये ज़रूर है कि धरातल पर जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, लेकिन कहा जाता है ना कि खाली से बेगार भरी। अगर कुछ योजनाएं बनी हैं तो वो फलीभूत भी होंगी और लोगों को उनका फ़ायदा भी होगा। तो ये तो बात थी बीजेपी की रैली की। और अब आपसे बात करें, एक रैली कल बुधवार को हुई थी कांग्रेस की, जन आक्रोश रैली जो हरियाणा कांग्रेस
हरियाणा कांग्रेस इसलिए कह रहा हूँ कि उदय भान जी उस रैलियों में मौजूद रहेंगे। हालांकि एसआर के गुट तो मौजूद ना था ना रहेगा। एसआर के गुट की गैर हाजिरी में हरियाणा कांग्रेस ने, यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण नहीं रहेंगे, उनकी गैर हाजिरी में जन आक्रोश दिखाने के लिए कांग्रेस रैलियां कर रही है। और वो पहली रैली हुई यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर जिले के रादौर में। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि जन आक्रोश रैली हर जिले में और हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। रादौर से इसकी शुरुआत हुई है। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साहबजादे दीपेंद्र हुड्डा ने उदय भान जी के साथ साथ भाजपा की सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर खूब निशाने साधे, भ्रष्टाचार की सरकार बताया और जन विरोधी सरकार बताया। कई बातें हुई। इस जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने भी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चौथी स्टेज की कैंसर में है। सुनिए क्या कह रहे हैं कुलदीप शर्मा जी। हरियाणा में बीमार पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डॉक्टर बदले जा रहे हैं। धनखड़ साहब को तिलांजलि देगी, लेकिन मैंने कहा है कि चौथी स्टेज के कैंसर में बीजेपी चली गई है। अब कितने ही डॉक्टर बदल लो, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज जनता करेगी। तो ये कुलदीप शर्मा बोल रहे थे। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीति के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावना के वाक़या को ठीक नहीं माना जा सकता। ये कुलदीप शर्मा जी के उद्गार थे जिन्होंने व्यक्त किए और आपने सुने। तो ये तो बात थी सूबे की सियासत की। अब बात करते हैं देश की राजनीति की। आज विपक्ष के दो बड़े नेताओं से सवालों का सामना होना था। ईडी ने बुलाया था। मैं बात कर रहा हूँ आपसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा की। गौरतलब है कि केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उन्होंने ईडी को जवाब दे दिया और कह दिया कि पेशी पर नहीं आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भेजी उनके पास ईडी के सुप्रीमो को, जोगेंद्र जी को, और उनको संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही और कह दिया कि आपका जो नोटिस है ये राजनीति से प्रेरित है और गैर कानूनी है। केजरीवाल साहब ने ये कहा कि ये तो भाजपा के दफ्तर में बैठ के लिखा गया है। अब खबर ऐसी है कि केजरीवाल के इनकार करने के बाद ईडी उन्हें नया सम्मन जारी करेगी, पूछताछ के लिए नई तारीख देगी। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। उसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सब साजिशन हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने न्यूज़ एजेंसी NIA का एक वीडियो भी जारी किया जिसके अंदर मनोज तिवारी बयान दे रहे हैं और मनोज तिवारी 30 तारीख को ही कह रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, राघव चड्ढा गिरफ्तार होंगे। और आप मान लीजिए कि उसी दिन नोटिस जारी हुआ और केजरीवाल साहब ने जो चिट्ठी भेजी ईडी को उसमें भी इस बात का जिक्र किया, मनोज तिवारी की बात का। तो ये दोनों बातें थी। आप सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। मैं मनोज तिवारी जी को झूठा साबित करने के लिए आपके सामने ANI का ट्विटर हैंडल खोल देता हूं, आप सब भी खोल लीजिए। मेरी याददाश्त वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें याद रह जाती हैं। ये ईडी का, ये ANI का ट्वीट है। एपिसोड 110 विद मनोज तिवारी प्रीमियर्स टुडे एट 5 PM IST। और ये ट्वीट है 11:38 29 अक्टूबर 2023। ये मैं चला देता हूं कि सुबह की तरह। का नंबर अगला है, वो भी जेल जाएंगे। आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे? राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। उनको हम पॉलिटिकल पार्टी तो अब नहीं कह सकते, वो पॉलिटिकल। तो ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल ANI की स्मिता प्रकाश जी का था कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे। और ये जब प्रकाशित हो रहा है, ये 11:48 पे 29 तारीख को सुबह प्रकाशित हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उससे पहले रिकॉर्ड हुआ होगा और उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, जिस स्टेटमेंट को उन्होंने पकड़ के पूछा कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनोज तिवारी जी को पता था कि ईडी अब अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन देके गिरफ्तार करेगी। इसका मतलब जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी जाती है। ईडी का, इन्वेस्टिगेशन का, मेरिट का, सबूतों का कोई लेना देना नहीं। तो ये बात थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी में पेश ना होने को लेकर,
चलिए अब नज़र डालते हैं एक बड़ी खबर पर। भारतीय परंपरा में जब कोई नया काम शुरू किया जाता है तो उस तारीख का और उसके लिए मुहूर्त जरूर देखा जाता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने यह सब कुछ नहीं देखा। तभी तो जब से इंडिया का गठन हुआ है, नामकरण से लेकर आगे तक जो रणनीति चल रही है, जो राजनीति हो रही है, इस गठबंधन पर खतरा लगातार मंडराता रहता है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही ना तो गठबंधन के पार्टियों में एकजुटता दिखाई दे रही है और ना ही इसके भविष्य को लेकर कोई अच्छे संकेत हैं। लगातार बवाल ही बवाल है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि गठबंधन बनाने का मुख्य संयोजक तो मैं ही हूँ, माना तो ही जा रहा है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पटना में हुई विपक्षी बैठक में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, लेकिन आजकल गठबंधन का कोई काम हो ही नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस का ध्यान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और खुद को सबको साथ लेकर चलने वाला बताया कि कह दिया, भैया कांग्रेस वाले तो राजनीति कर रहे हैं 5 राज्यों की और मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। हालांकि नीतीश बाबू कब क्या कह जाएं, आपको ध्यान होगा, उन्होंने राष्ट्रपति के मंच पे भाजपा के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हम और आप एक ही तो हैं। खैर, अब नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हम सबको एकजुट करना चाहते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। हम लोग सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी हैं, सीपीआई से भी हमारा रिश्ता है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को एक होकर आगे चलना है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने विपक्षी के नेताओं से मुलाकात भी की। 2024 में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक साथ लाने में काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। पटना में जब बैठक हुई थी पहली, जिसमें 15 दलों के नेता शामिल हुए थे, उसके बाद बेंगलुरु में हुई तो 20 दल हो गए और उसके बाद जब महाराष्ट्र पहुंचे तो और ज़्यादा बढ़ गए। कांग्रेस ने नेतृत्व किया था, हालांकि उस बैठक के बाद ही विरोध के सुर गठबंधन में सुनाई देने लगे। राहुल गांधी ने अचानक बिना चर्चा के गठबंधन का नाम इंडिया तय कर दिया। ममता बनर्जी ने समर्थन किया, लेकिन नीतीश कुमार उसके पक्ष में नजर नहीं आए थे, इसलिए बीच में चले गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पहले ही पटना पहुंच गए थे। नीतीश कुमार की नाराजगी तभी सामने आ गई थी। हालांकि मुंबई में तीसरी बैठक में पहुंचे जरूर थे, लेकिन तेवर कुछ बदले हुए थे। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में बैठकों का जो आयोजन हुआ, उनमें इंडिया गठबंधन भी बन गया, लेकिन सीटों के बंटवारे, संयोजक कौन होगा, मुद्दा क्या होगा, बीजेपी से मुकाबले की रणनीति क्या होगी, गठबंधन कैसे चलेगा, कुछ तय नहीं है। खैर, इस इंडिया की एकता यानी कि जो गठबंधन है, इस इंडिया की एकता और बंधन कब तक बंधे रहेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन देश का वक्त आर्थिक नज़रिए से अच्छा चलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अच्छी खबर है और आपको जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। पूरी दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और इसमें हमारा भारत देश भी कहीं पीछे नहीं है। भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का बहुत बड़ा रोल इसमें है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक अक्टूबर में देश भर में रिकॉर्ड 1000 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। खास बात यह है कि लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई लेन देन की संख्या 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच रही है। अक्टूबर 2023 में कुल 1414 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के जरिए यूजर्स ने 17.6 लाख करोड़ रुपए एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए। आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन के लिए लिहाज से यूपीआई के इस्तेमाल में 55% और ट्रांजैक्शन राशि के लिहाज से 42% की सालाना बढ़त अक्टूबर में दर्ज की गई है। वहीं सितंबर 2023 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 1056 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 15.80 लाख करोड़ रुपए की राशि का लेन देन हुआ। अगस्त में 1058 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 15.76 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई का चलन भारत में लगातार बढ़ रहा है। कैश ट्रांजैक्शन की बजाय आजकल लोग डिजिटल पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जानकार मानते हैं कि नवंबर में फेस्टिवल सीजन की वजह से यूपीआई के ट्रांजैक्शन में और तेज़ी आएगी। एनपीसीआई के मुताबिक आईएमपीएस के जरिए अक्टूबर में 49.3 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 5.38 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। ऐसे में रकम के लिहाज से 15% और ट्रांजैक्शन के लिहाज से 2% की सालाना बढ़त दर्ज हुई है। ये अच्छी खबर है। जहां इससे एक तरफ पारदर्शिता आती है, वहीं देश के अंदर स्पष्ट होता है कि आखिर कितनी पूंजी चल रही है। तो इस अच्छी खबर के साथ ही आज के प्राइम टाइम में आपसे लेते हैं इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।